हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इस डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को डिराइव किया था। आओ सीखते हैं इन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को किस तरह हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करते हैं। तो एक फार्मूला मैंने डिराइव किया था, दैट इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू T0 माइनस टी, where T0 stand for freezing point of pure solvent, T stand for freezing point of solution। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डिराइव किया था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। Kf is the molar depression constant. M stand for molality of the solution। थर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। इस फॉर्मूला को थोड़ा मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये ग्राम में रहेगा, किसमें होगा? ग्राम में। वेयर Kf इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 स्टैंड फॉर व्हाट? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, and W1 stand for weight of solvent। If I know this parameter, I can determine delta TF, or other parameter can also be determined। तो ये फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिटरमाइन किया था। आओ सीखते हैं इन फॉर्मूलाज को हम लोग न्यूमेरिकल के अंदर किस तरह यूज करते हैं। तो एक लेट अस कंसिडर वन न्यूमेरिकल। 5.08 gram of substance dissolved in water, dissolved in 50 gram of water, lowered the freezing point by 1.2 Kelvin। Calculate the molar mass, calculate the molar mass, molar mass of substance, the molar depression constant, molar depression constant for water is 1.86 Kelvin kg per mole। ये दिया गया है और इससे मुझे पूछा गया है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया। मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आप रीड करें और देखें उस प्रॉब्लम के अंदर डेटा क्या दिया गया है। बेस्ड ऑन द डेटा व्हाट इज गिवन यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड थिंग। तो वी विल प्रेफर टू राइट फर्स्ट डेटा व्हाट इज गिवन। 5.08 grams of substance dissolved in 50 gram of water, that is 5.08 क्या है? weight of substance, weight of substance इक्वल टू 5.08 ग्राम। इसको मैं मानता हूं दिस इज व्हाट? सब्सटेंस इज नथिंग बट सॉल्यूट, क्योंकि इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट क्या है? ज्यादा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट कितना दिया? 50 ग्राम। ये मेरा क्या है? सॉल्वेंट है।
लोवर्ड बाय फ्रीजिंग पॉइंट 1.2 केल्विन। लोवर्ड मतलब व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। तो मैं बोल सकता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना होगा? 1.2 केल्विन। T0 माइनस टी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यदि आप डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा टीएफ। ये जो डिफरेंस होता है ये आइदर डिग्री में लो या केल्विन में लो, कभी भी क्या होता है? सेम। समझ में आ रहा है? डिफरेंस कभी भी सेम आएगा। नेक्स्ट आता है, आपको दिया गया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट of water, that is kf is given। kf कितना दिया? 1.86 Kelvin kg per mole। This is given। Now they are asking in the numerical, that is what is the molar mass of solute। तो if the solute का वेट मुझे मालूम है, सॉल्वेंट मालूम है, डेल्टा टीएफ एंड केएफ मालूम है, मुझे M2 फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड molar mass of solute, molar mass of solute, that is what? Substance। You can write here substance। molar mass of substance, substance is what? We have like what? Solute, because amount is what? Less। Now tell me which formula you are going to use। See the data what is given। इस डेटा के ऊपर से आप फॉर्मूला देखो W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, KF इज गिवन, डेल्टा TF इज गिवन, M2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आई जस्ट डायरेक्टली यूज डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। ये ग्राम में ही रहेगा। मुझे M2 फाइंड आउट करना है तो आई विल रीअरेंज। तो M2 इक्वल टू क्या होगा? KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1 इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 1000। नाउ यू सब्स्टिट्यूट हियर। KF का वैल्यू कितना दिया है? 1.86। W2 का वैल्यू कितना दिया है? 5.08 divided by delta TF is what? 1.2 into 50 multiply by क्या? 1000। if you solve this you will get, ये क्या होगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? that is 20। तो you will get 1.86 into 5.08 into 20 divided by 1.2। if you solve your answer will comes out, M2 का वैल्यू आएगा आपको 157.48 ग्राम पर मोल। Understood student? So you will get a substance that is what? 157.48 ग्राम पर मोल। तो मैंने क्या किया? सिर्फ जो डेटा दिया गया उसी को रीअरेंज किया एंड आई जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। आई गेट व्हाट? माय रिक्वायर्ड थिंग। अंडरस्टूड? ये आप कैलकुलेशन आइदर यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो या यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हाट? लॉग टेबल। और आप लॉग टेबल मैथ्स में किए ही हो तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो, फिर एक और न्यूमेरिकल इसी के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। दैट इज क्या दिया गया है? द ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन इज 0.087 केल्विन। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब डेटा में क्या दिया गया? विल राइट हियर
ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0.087 केल्विन है ना। के एफ फॉर वाटर H2O इज गिवन 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये दिया गया है। और आपको पूछ रहा है टू फाइंड मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन m फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज बच्चा लोग। डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ये हम लोगों ने लिखा था एक के एफ इंटू एम, मुझे मोलालिटी फाइंड आउट करना है तो m इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ। कर सकते हो आप, ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, m इक्वल टू होगा डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है 0.087 और के एफ का वैल्यू कितना है 1.86। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज 0.0467, दैट इज kg पर मोल। तो सिंपल है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, जस्ट आपको टर्म्स थोड़े से याद होने चाहिए और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बैठ जाएगा। डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया गया था, के एफ दिया था, मैंने फॉर्मूला यूज किया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम मुझे फाइंड आउट करना है तो आई कन्वर्ट माई फॉर्मूला इंटू एम टर्म्स, तो मोलालिटी के टर्म में लिख दिया डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ और सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू मुझे मिली। आप इसको सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकली। अंडरस्टूड स्टूडेंट। आओ थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बोल रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.5 ग्राम्स। तो विल राइट अगेन, डेटा यहाँ लिखते जाते हैं। वेट ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है 4.5 ग्राम। इसको मैं ये ग्राम में, ये ग्राम में, बट ये केजी में दिया, तो यू चेंज इनटू अ केजी, तो 4.5 इंटू 10⁻³ केजी में कर देते हैं। 250 ग्राम्स वेट ऑफ ब्रोमोफॉर्म, जैसा क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ब्रोमोफॉर्म है, कितना दिया 250 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 250 इंटू 10⁻³ केजी कर सकता हूँ। देन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, तो आई राइट हियर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू होता है 180 ग्राम पर मोल। इसको आप चेंज कर सकते हो 180 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल कर सकते हैं हम लोग। देन दिया है के एफ फॉर ब्रोमोफॉर्म, के एफ फॉर ब्रोमोफॉर्म दिया है 14.4 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। एंड लास्ट वन दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमोफॉर्म दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमोफॉर्म दिया है 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेटा न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है, दैट इज 4.5 grams of glucose is the weight of solute, 250 gram of bromoform, that is weight of solvent, molar mass of glucose, Kf for bromoform is what 14.4 Kelvin kg per mole, and freezing point of bromoform is 7.8 degree centigrade। मुझे पूछ रहा है freezing point of solution क्या होगा, तो to find freezing point of solution, freezing point of solution, इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। तो आई यूज अ फॉर्मूला हियर, क्या फॉर्मूला यूज करूँगा बच्चा लोग, अगेन वही फॉर्मूला, कौन सा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये केजी में ही रखता हूँ क्योंकि सभी केजी में है।
ना ये सब्स्टिट्यूट आपको डेल्टा टी एफ का वैल्यू मिला है। के एफ का वैल्यू कितना है 14.4, W2 का वैल्यू कितना है 4.5 इंटू 10⁻³ M2 का वैल्यू कितना है 180 इंटू 10⁻³ W1 का वैल्यू क्या है मोलार मास दैट इज 250 इंटू 10⁻³ है ना। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ अराउंड आएगा आपको 1.4, इसका आएगा 1.44 केल्विन दैट इज 1.44 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी एफ। जैसे कि मैंने आपको बताया डेल्टा टी एफ इज नथिंग बट डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट T0 माइनस टी था, तो जो डिफरेंस आइदर आप केल्विन में लिखे या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे वो सेम ही रहने वाला है। Now you want to determine not delta TF, you want to determine the freezing point of solution. तो you know delta TF equal to क्या होता है T0 minus T. What is T0? Freezing point of what? Pure solvent. T is the freezing point of solution. So 1.44 equal to freezing point of solvent दिया 7.8 minus T, तो therefore T इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.8 माइनस 1.44, तो यू विल गेट अराउंड दैट इज व्हाट 6.36 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज T, and this T represents the boiling point of not boiling point, it is freezing point, not boiling point. T represents the freezing point of solution. क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने सिंपल से क्या किया, मैंने डेल्टा टी एफ फाइंड आउट किया और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है T0 माइनस टी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट सॉल्यूशन। यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा टी का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस टी रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग एक फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। वी कंप्लीटेड द 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and the fourth one let us discuss osmotic pressure। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और किस तरह हम लोग इसको मेजर करते हैं, राइट। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इसको समझने के लिए हमें एक और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑस्मोसिस। आओ सीखते ये ऑस्मोसिस क्या होता है, किस तरह ये टेक प्लेस होता है। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है ऑस्मोसिस, ये जो ऑस्मोसिस वर्ड है ना, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड called as what? Osmos. It is derived from Greek word osmos. Osmos का मतलब होता है to push। तो osmosis word is derived from Greek word called as what? Osmos। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? to push। अब ये जो ऑस्मोसिस होता है ना, इसी तरह सब प्रोसेस होते हैं वो देखते हैं हम लोग। जैसे मैं हीट की बात करूँ तो बच्चा लोग मुझे बताओ हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कहाँ से कहाँ होगा? हायर टेम्परेचर से कहाँ होगा? लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। यदि मैं करंट की बात करूँ, करंट का मतलब होता है, यदि करंट की बात करोगे ना तो ये करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हाई वोल्टेज टू अ लोअर वोल्टेज, मतलब हायर वोल्टेज टू कहाँ जाएगा? लोअर वोल्टेज की तरफ जाएगा, बरोबर है ना। तो दीज आर द प्रोसेस विच अकर्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होने वाले प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली अकर होते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए, क्या हो गए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गए। इसी तरह यदि मैं ऑस्मोसिस को मुझे स्टडी करना है तो आई विल टेक एक कंटेनर लेता हूँ
और उस कंटेनर, क्लोज कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आई टेक अ कंटेनर और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और ये जो डिवीजन कर रहा हूँ, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन called as what? Semi permeable membrane. तो this is nothing but my what? Semi permeable membrane. क्या होता है? Semi permeable membrane. This semi permeable membrane की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्या? It allow only the solvent molecule. It allow to pass only solvent molecule. क्या? Only solvent molecule, not solute. It allow to pass only the solvent molecule, not the solute molecule. इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कंपार्टमेंट 1 था, इस कंपार्टमेंट 1 में मैं ना डाइल्यूट सोल्यूशन फिल कर देता हूँ एंड आई अटैच हियर वन नैरो ग्लास ट्यूब में यहाँ अटैच कर देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या फिल कर देता हूँ? डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या फिल करता हूँ? डाइल्यूट सोल्यूशन। So this is my what? Dilute solution. Student, tell me what do you mean by dilute solution? जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप ऑफ सोल्यूशन में क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, तो मैंने आप लोगों को वहां सिखाया था डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? ज़्यादा और अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा? कम। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ सॉल्वेंट जो होगा ना, सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा ना वो लार्जर अमाउंट होगा और जो सोल्यूट होगा ना वो क्या होगा? स्मॉलर अमाउंट में होगा। क्या होगा? स्मॉलर अमाउंट में होगा। तो solvent is what? Larger and solute is what? Smaller amount. तो compartment A is filled with a dilute solution. Dilute solution stand for a solution in which solvent is larger and solute is smaller in quantity. अब मैं क्या करता हूँ, कंपार्टमेंट 2 लेता हूँ और कंपार्टमेंट 2 में ना पहला मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ एक पिस्टन अटैच कर देता हूँ, मूवेबल पिस्टन अटैच कर देता हूँ। क्या अटैच कर देता हूँ? मूवेबल पिस्टन्स। और इस कंपार्टमेंट में ना मैं फिल कर देता हूँ, क्या फिल कर देता हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या फिल कर देता हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आई फिल हियर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो दिस इज माय व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाला कंपार्टमेंट। तो आई राइट हियर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा मेरा? सॉल्वेंट क्या होगा? स्मॉलर अमाउंट में होगा और जो सोल्यूट होगा ना वो क्या होगा? लार्जर अमाउंट में होगा। सोल्यूट क्या होगा? लार्जर अमाउंट में होगा। अब देयर इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो, देयर इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। किसका स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का।
क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है इस कंपार्टमेंट में, यहाँ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। तो देयर इज ए स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आकर, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन। स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो यहां से सॉल्वेंट यहाँ की तरफ माइग्रेट होने लगता है बगैर कुछ किए, राइट। तो ये जो स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन है फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब होगा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ माइग्रेशन, स्पॉन्टेनियस माइग्रेशन या स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन through a semi-permeable membrane is called as osmosis. So I can define here osmosis is nothing but the spontaneous, क्या बच्चा लोग? द स्पॉन्टेनियस फ्लो, किसका फ्लो होगा? सॉल्वेंट, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्वेंट। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, कहां से कहां हो रहा है? डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूट सोल्यूशन इंडिकेट? किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? हायर, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट to concentrated solution, to concentrated solution। concentrated solution में क्या होगा? लोअर concentration, lower concentration of solvent, lower concentration of solvent through a semi permeable, इसके थ्रू होके जा रहा है, through semi permeable membrane, through semi permeable, through semi permeable membrane is called as osmosis। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन through a semi-permeable membrane is called as osmosis। अब ये तो osmosis हुआ, अब इस osmosis को मुझे रोकना है तो I will apply here pressure। किस साइड में? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ अप्लाई करूंगा प्रेशर, धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करूंगा। एक ऐसा आएगा सिचुएशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का माइग्रेशन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो उसी प्रेशर का नाम पड़ गया क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अ मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर, minimum pressure required, minimum pressure required to stop the process of osmosis is called as osmotic प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर आप किधर अप्लाई करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाता है? धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा और उसी प्रेशर का नाम पड़ेगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस
called as what? Osmotic pressure. It is always denoted by, this osmotic pressure is always denoted by what? Pi. इसको हम लोग pi से denote करते हैं. तो it is denoted by, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं. तो इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? पाई. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, osmotic pressure of any solution can be calculated by formula that is called as pi equal to CRT. अब ये pi equal to CRT कैसे आता है, ये हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है. अभी आपको इस मोमेंट पे आपको इतना ही याद रखना है कि जो कैलकुलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसको किस फॉर्मूला से करते हैं? पाई इक्वल टू CRT. तो फॉर एनी सोल्यूशन osmotic pressure can be calculated by pi equal to CRT. किससे कैलकुलेट करते हैं? pi equal to CRT, where pi stand for what? Osmotic pressure. C stand for molar concentration, and R stand for gas constant, and T stand for what? My temperature. So this is representing what? Osmotic pressure. This is what? Molar concentration. This is stand for what? Gas constant. And this is what? Temperature, absolute temperature. So from this formula I can determine what? Osmotic pressure of any solution. Understood student? Now अब यहाँ आते हैं हम लोग. ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी क्या? इट अलाउ टू पास ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल. तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना, ये दो टाइप का होता है. इट इज टू टाइप. एक तो होता है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैन-मेड, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, नेचुरल का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग. तो इसका द मेम्ब्रेन विच आर नेचुरली अकरिंग दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नेचुरली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसका एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ parchment पेपर. Parchment papers are nothing but they are naturally occurring semi-permeable membrane, and they are allowing only the solvent molecule to pass through it, not the solute molecules. So it is act as a what? Semi-permeable membrane. अब आर्टिफिशियल के लिए ना मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ. आर्टिफिशियल मतलब होता है मैन मेड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? वी टेक अ कॉपर सल्फेट CuSO4, वी रिएक्ट्स विथ व्हाट? K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड CN6. दिस इज 2 moles. Now it forms a compound called as what? C2FeCN6 प्लस बनता है, क्या बनेगा? 2 moles of K2SO4, potassium sulfate. This is called as what? Artificial semi permeable membrane.
इसका मैं IUPAC नेम लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट कॉपर 2 क्या, कॉपर 2 हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा Fe का 2. तो दिस विल बिहेव लाइक व्हाट, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो अलाउइंग ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट. तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज अ ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्मोस, दैट इज व्हाट टू पुश. Heat is always transferred from higher to lower, and current is also migrating from high voltage to a low voltage. This is what these process are taking place automatic, अपने आप होने वाले प्रोसेस है, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इट इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस, इट इज ऑल्सो spontaneous process. ये भी एक तरह का क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अब इसको समझने के लिए ना मैंने क्या लिया, एक कंपार्टमेंट लिया है और उस कंपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक में डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, एक में कॉन्सेंट्रेटेड. डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लार्जर होगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम. और यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्वेंट कम होगा, सोल्यूट क्या होगा, ज़्यादा, है ना. ये नैरो ट्यूब हो गया. नैरो ट्यूब से मुझे पता चलेगा कि इनिशियल लेवल ऑफ व्हाट डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या था. ये मैंने पिस्टन यूज़ किया है टू अप्लाई व्हाट सम प्रेशर. अब जैसे मैं ये रखूँगा और इस प्रोसेस को अरेंज कर दिया, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम dilute solution to a concentrated solution through a membrane that is called as semi-permeable membrane. It allow only the solvent molecule to pass, not the solute. तो यहाँ से ये solvent यहाँ माइग्रेट, जैसे यहाँ माइग्रेट हो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ लेवल कम हो जाएगा. अब ये प्रोसेस मुझे क्या करना है, इसी प्रोसेस का नाम पड़ेगा क्या, ऑस्मोसिस. ये अपने आप होने वाला प्रोसेस. तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा किधर, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ. यदि मैं यहाँ प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. और उसी प्रेशर को, उसी मिनिमम प्रेशर का नाम पड़ेगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर. इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय व्हाट, पाई. पाई से हम लोग डिनोट करते हैं. किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो पाई इक्वल टू मैं क्या करूँगा, CRT. क्या करूँगा, CRT. C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोलार, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आई विल गेट अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन, है ना. ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ये दो टाइप का होता है. नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है. नेचुरली मतलब नेचुरली अकरिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एग्जांपल है parchment paper which is allowing only the solvent molecule. And artificial semi permeable membrane can be prepared by copper sulfate and potassium ferrocyanide. You will get Cu2 FeCN6 and K2SO4. This will behave like what, semi permeable membrane, that is artificial. It is also allowing or pass through a solvent molecule, allowed to pass solvent molecule, not solute. अंडरस्टूड. आप इसको कॉपी करो और फिर कुछ और टर्म्स हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ व्हाट, ऑस्मोसिस. क्या देखते हैं हम लोग, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, अब इसके दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, है ना. देयर आर टू टाइप. वन इज कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एंडो ऑस्मोसिस. नाम से ही पता चला, एक्सो, नाम से ही आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस. और दूसरा होता है एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस. एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस. एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर, कम्स आउट. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, है ना, इंटर होना.
तो membrane which permits the solvent molecule to comes out through a semi permeable membrane, है ना, membrane which permits the solvent to comes out. एक्सो का मतलब होता है बाहर आना, तो इसको मैं बोल सकता हूं द membrane which permits the solvent molecule to comes out is called as एक्सोऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सोऑस्मोसिस. इसको समझते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके. सपोज मैंने यहाँ एक बीकर लिया हुआ ऐसा, और इस बीकर के अंदर ऐसा बीकर लिया हुआ है, और यहाँ मैंने कोई दूसरा सोल्यूशन लिया हुआ है, बरोबर है. ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर का, ये जो है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है. क्या है ये? डाइल्यूट सोल्यूशन है. और दूसरे यहाँ जो सोल्यूशन प्रेजेंट है ना, यहाँ ये क्या है? मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. क्या है ये? कॉन्सेंट्रेटेड. ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड. दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. अब क्या होगा? सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो? यहाँ डाइल्यूट का मतलब होता है यहाँ सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है. यहाँ सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है. तो डाइल्यूट से सॉल्वेंट, डाइल्यूट से जो है डाइल्यूट सोल्यूशन से सॉल्वेंट किधर माइग्रेट होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ. और यहाँ से ऐसा ये माइग्रेट होना चालू हो जाता है ना. जैसे ये माइग्रेट होगा, मतलब क्या? माइग्रेशन अकर, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. Therefore, जो सेल था वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. Hence, cell will shrink. सेल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये मेरा यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ की तरह बना है, तो इस सेल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? छोटा. इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्सोऑस्मोसिस. इट्स अ कम्स आउट, right? Solvent is what comes out through a semi-permeable membrane. Now, यदि मैं इंडो की बात करूं, मतलब क्या? the membrane which allow to enter the solvent is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंडोऑस्मोसिस. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ आना. ये मूव हो जाएगा. अब यहाँ आते हैं, फिर से इसमें एग्जांपल लेता हूँ मैं, और इस प्रोसेस को मैं क्या कर देता हूँ? रिवर्स कर देता हूँ. मैंने बीकर लिया हुआ है, और बीकर के अंदर एक सेल रख दिया है, कोई भी है ना, सेल यहाँ रखा हुआ है, और इसको मैंने क्या किया? ऐसा दूसरे सोल्यूशन से इसको फिल कर दिया है. अब ये जो सेल था ना, ये सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. और ये मेरा जो है वो क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन है. डाइल्यूट सोल्यूशन होने की वजह से अगेन सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ माइग्रेट होगा? इधर से माइग्रेट होगा, जिसके वजह से सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा. सेल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, राइट? तो माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम
dilute to concentrated, therefore cell will swell. सेल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फूक जाता है. समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप इसको कॉपी करो और फिर कुछ टर्म्स और हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो स्टूडेंट देखते हैं और कुछ पार्ट्स. That is what, based on what, osmotic pressure. Solutions are always classified into three types. That is called an isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution. So based on what type of solution, type of solution मैं यहाँ लेता हूँ. ये जो type of solution है ना, it is classified into three types. कौन से तीन पार्ट में? आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन तीन पार्ट्स में हम लोगों ने इस सोल्यूशन को डिवाइड किया. आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन. Hypertonic solution, hypotonic solution and isotonic solution. This classification is done based on osmotic pressure. ये जो क्लासिफिकेशन हमने डिवाइड किया है, 21 बेसिस पे किया है, बेस्ड ऑन व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आओ डिस्कस करते आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है. आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए मैंने क्या लिया, ऐसे दो बीकर लिए हुए हैं. ये एक बीकर में सोल्यूशन 1 ले लिया और दूसरे बीकर में भी मैंने क्या लिया, सोल्यूशन 2 ले लिया है. सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2, और इसको क्लोज कर देते हैं. इसको आप क्लोज कर दो. ये क्या है, सोल्यूशन 1 है, इसको सोल्यूशन 1 मान लेते हैं. तो ये क्या है, मेरा सोल्यूशन 2 है ना. अब इसका सोल्यूशन का मैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा. पाई इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइन बाय व्हाट. ऑस्मोटिक प्रेशर डिटर्मिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए डिटर्मिनेशन के लिए पाई इक्वल टू क्या था, CRT था. इससे मैं डिटरमाइन करूंगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर. अब सपोज मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है, दोनों का जो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे. तो मुझे बताओ पाई 1 इक्वल टू क्या होगा, C1RT, और पाई 2 इक्वल टू क्या होगा, C2RT. क्या होगा, C2RT. अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये जो दोनों इक्वेशन मुझे मिला हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे. अब आइसो का मतलब होता है सेम. यदि ये दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन. अ सोल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, solution having what, same osmotic pressure, that is called as what, isotonic solution. तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ. isotonic solution, a solution which have same osmotic pressure is called as isotonic solution.
क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कैसा, अ सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा मुझे बताइए, पाई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई टू। तो मैं पाई वन की जगह क्या ले, C1RT लिख सकता हूँ। दिस इज व्हाट, C2RT। RT कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरा C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2। दिस इज फॉर व्हाट, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या आ गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पाई वन इक्वल टू C1RT और पाई टू इक्वल टू C2RT, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, एक डेरिवेशन C1 इक्वल टू क्या मिल गया, C2। क्या मिल गया, C1 इक्वल टू व्हाट, C2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 1 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 2। बट यदि मैं इस टेम्परेचर को डिफर कर दूं एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, पाई वन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, C1RT1 और पाई टू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, C2RT2 लिख सकता हूँ। दो इक्वेशन बन गए। अगेन सोल्यूशन इज व्हाट, आइसोटोनिक है, मतलब पाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई टू हो जाएगा। देयरफॉर C1RT1 इक्वल टू क्या होगा, C2RT2। R कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, टेम्परेचर, and this C represents what, your concentration। क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो दिस इज व्हाट वन अनदर फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल सॉल्विंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक and hypotonic solution। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अब इसके लिए ना मैं सोल्यूशन 1 ले लेता हूँ, एक सोल्यूशन A ले लेते हैं और यहाँ लेता हूँ सोल्यूशन B ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ बच्चा लोग, सोल्यूशन B। यदि मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करूँ तो क्या होगा, पाई A होगा, पाई A। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि मैं डिटरमाइन करूं, पाई बी हो जाएगा। एज्यूम करते हैं पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी, मतलब पाई ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब सोल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सोल्यूशन 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। जो ज़्यादा है ना उसी को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ना उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो अ सोल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर टू अदर is called as what, hypertonic solution, and a solution which have lower osmotic pressure compared to other solution is called as what, hypotonic solution। अंडरस्टूड स्टूडेंट। आप इसको कॉपी करो और फिर इसके ही कुछ ऑस्मोटिक लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग डिस्कस करते हैं।